मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का आज हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक दो कॉन्सेप्ट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। अच्छा, ये मैंने टॉपिक गलत लिख दिया है क्या? ओहो, फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो सॉरी। तो FLUIDS फ्लूइड्स। चलिए, थैंक यू फॉर करेक्शन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का आज हमारा 5वां लेक्चर है और इस 5वें लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज की क्लास में खत्म कर लें। तो सबसे पहली परिभाषा जो आपको लिखनी चाहिए दैट इज सरफेस टेंशन। तो लिखें, सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू the fact that the free surface of a liquid at rest, the free surface of the liquid at rest has some additional potential energy, What do you mean by additional potential energy? ये आप ऐसे समझिए कि जब कभी भी हम एक ऐसे सरफेस की बात करते हैं जिसका जो मॉलिक्यूल्स है, अगर इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चेक करेंगे ना, तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये कोई एक ग्लास है जिसके अंदर आपने फ्लूइड भर रखा है। अब ये फ्लूइड का लेवल है, यहां पे इस प्रकार से कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन मॉलिक्यूल्स का एक नेचर है। मैं दो मॉलिक्यूल को आपको घेर कर दिखाऊंगा और दोनों के नेचर को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि उसके नेचर में क्या हो रहा है। एक ये है जिसके ऊपर कुछ इस तरह का फोर्स काम कर रहा है कि इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है और नीचे एक फोर्स है। तो यहाँ पे इवन फोर्स है या अनइवन फोर्स है, या बैलेंस फोर्स बोलूं या अनबैलेंस फोर्स बोलूं। यहाँ पे जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, बिकॉज ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं पर नीचे और ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वेयरएज अगर मैं इसकी बात करूं, एक अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इधर जो फोर्स लग रहा है ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा और ऊपर और नीचे जो फोर्स लग रहे होंगे वो उसको क्या कर रहे होंगे, काउंटर बैलेंस कर रहे होंगे। तो चूंकि ऊपर वाला जो सरफेस है इसके फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो एनर्जी आएगी वो भी क्या आएगी, इसकी वजह से एक अलग एनर्जी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए आपने वो लाइन लिखा है, सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सरफेस टेंशन क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, लिखा हुआ है आपके शीट में और जो लोग लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस tries to have minimum surface area and behave as if it were under tension, somewhat like a stretched elastic membrane is called as surface tension। तो surface tension क्या है, एक तरह का फोर्स काम करता है, इस प्रकार से फोर्स काम करता है कि उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसके ऊपर क्या कर दे, मिनिमम सरफेस एरिया जनरेट करे। मतलब ये जो आपका टॉप मोस्ट लेयर है उसकी टेंडेंसी कुछ ऐसी रहेगी कि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और मिनिमम सरफेस एरिया तभी होगा जब या तो उसको अंदर की ओर खींचा जाए या फिर बाहर की ओर खींचा जाए। तो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस कि उसको कैसा, कहां पर ज्यादा फोर्स मिल रहा है। मैंने आपसे कई बार ये बात कहा होगा कि जब कभी भी आप कोई रेन वाटर देखते हैं तो रेन वाटर हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है। रेन वाटर इसलिए स्फेरिकल शेप का होता है, मैंने रीजन कईयों बार ऐसा कहा होगा आपसे कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम है और करस्पॉन्डिंगली उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो सरफेस एरिया मिनिमम तभी हो पाया क्योंकि सरफेस टेंशन जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो कोई भी सरफेस है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसको क्या कर दे, मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर दे और उस जगह पे जो वॉल्यूम हो वो क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए। तो स्फेरिकल एक ऐसा शेप है जिसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में अगर आप रेशियो निकालें तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो काफी छोटी क्वांटिटी निकल के आएगी। इसका मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 का होता है।
तो सरफेस टेंशन क्या है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब सरफेस टेंशन क्या कर सकता है ये अगर मैं आपसे पूछूं, कई बार आपने गेंद को पानी के ऊपर फेंका होगा, बॉल को आपने पानी के ऊपर फेंका होगा। अब जब आप बॉल को कभी पानी के ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल उसके ऊपर रह जाती है, यानी तैरने लग जाती है। तो वो जो पानी ने उसे होल्ड करा, वो होल्डिंग जो ताकत थी वो कैसे आई? वो सरफेस टेंशन से आई। ऐसे समझिए कि कोई हमने मध के ऊपर, मध मतलब हनी के ऊपर आपने एक निडल डाल दिया। वो कैसे डाला? निडल ऐसे डाला है। तो जब आप मध के ऊपर निडल डालेंगे वो डूब जाएगा? नहीं, वो ऊपर अटक के रह जाएगा। आपने कोई छोटा सा कागज का एक बॉल बना के उसको फेंक दिया, वो उसके ऊपर डूब जाएगा? नहीं, उसके ऊपर अटक के रह जाए। तो कौन है जो उसको पकड़ के रख रहा है और उसे डूबने नहीं दे रहा है? वो जो पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। तो बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग ज्यादातर देते हैं दैट इज एक स्टील का निडल जिसको हम फ्लोट करा दें। अगर हम ऐसे गिरा दें वो फ्लोट कर जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा अगर ऐसे गिरा दें तो। पर अगर हम ऐसे गिरा रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। और फोर्स बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा, और सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो उसको क्या कर लेगा? होल्ड करके रख पाएगा। तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। डन। अब इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? तो यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। डन। अच्छा, उसके नीचे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखें। सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों के ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है? शीट में दिया गया है, पेज नंबर 7 में आप चेक कर सकते हैं। सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन ओनली द नेचर ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली द नेचर ऑफ द लिक्विड। इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि उसका सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ किससे मतलब है? इसको मतलब है वो लिक्विड किस नेचर का है। एंड नेचर से हम क्या कहना चाहते हैं? नेचर से हम कहना चाहते हैं वो कितने घनत्व का है, डेंसिटी उसकी क्या है, उसको होल्ड कर पा रहा है या फिर होल्ड नहीं कर पा रहा है। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। और ये एक मॉलिक्यूलर फेनोमेना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आप वहां ऐड कर सकते हैं। इट इज अ मॉलिक्यूलर फेनोमेना एंड इट रूज कॉज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ये पूरा फेनोमेना काम करता है। गॉट इट? अब उसके नीचे आप अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। क्या क्या फैक्टर सरफेस टेंशन को अफेक्ट करती है? पहला जो फैक्टर, अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ये डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता है एरिया के ऊपर। ये सारी बातें आपको क्लियर है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। 2 ही फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन जिनके ऊपर डिपेंड करता है। एक है टेम्परेचर एंड सेकेंड है इम्प्यूरिटी। तो टेम्परेचर किस प्रकार से सरफेस टेंशन को इफेक्ट करता है ये बात देखते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। वाई? कोई लॉजिक अगर बता पाए तो बताइए। वाई? टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो आप उसकी रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं। रैंडमनेस बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कोई अगला जो मॉलिक्यूल आया है उसके साथ ये इंटरैक्ट करने में क्या होगा? आसानी से इंटरैक्ट कर पा रहा होगा। तो आप उसकी बेसिकली क्या आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? उसकी सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दे रहे हैं, या डेंसिटी को क्या कर दे रहे हैं? रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल कहां पर मिलता है मैं बताता हूं। आपने शेविंग ब्रश देखा होगा, शेविंग ब्रश जिसे आप शेव करने के लिए जो शेविंग क्रीम को लगाते हैं। तो वो ब्रश जो होता है, उस ब्रश को कभी आप गर्म पानी में डालें और ठंडे पानी में डालें,
यू विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जब आप उस ब्रश को गर्म पानी में डालेंगे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, और ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, एक और चीज, सूप हम लोग गर्म पीना पसंद करते हैं, ठंडा पीना पसंद करते हैं। सूप ऑलवेज टेस्ट बेटर व्हेन इट इज हॉटर। वो हमेशा हॉट ही टेस्टी होता है। ठंडा हो जाएगा सूप तो फिर पीने में मजा नहीं आएगा। ये जो दो मैंने एग्जाम्पल दिए, एक वो जो हमने कहा शेविंग ब्रश को अपने उस गर्म पानी और ठंडा पानी में डालना है, और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया सूप का, दोनों का ही जो आंसर है वो सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वो शेविंग ब्रश का ठंडे और गर्म पानी में डालना, यहां पे सरफेस टेंशन का टेम्परेचर फैक्टर सिग्निफिकेंट है। वेयर एज जब आप कहते हैं, इवन सूप के भी केस में आप क्या कहते हैं, ठंडा और गर्म का ही फेनोमेना है, तो ये बढ़ाता है। अब मैंने क्या कहा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। सरफेस टेंशन घटेगा तो वो करेगा क्या, वो आपके, अगर मान लीजिए कोई सूप गर्म है, गर्म होगा तो उसका सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम होगा तो वो जीभ पे ज्यादा स्प्रेड होगा, और ज्यादा स्प्रेड होगा तो आपको वो टेस्टी लगेगा। वेयर एज जब वो ठंडा हो गया है तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो वो कोगुलेटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा और फैलने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे आपके जीभ पे नहीं चढ़ेगा, और नहीं चढ़ेगा तो आपको वो कम टेस्टी लगेगा। बिकॉज हमें टेस्टी कोई चीज लगती है और नहीं लगती, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड पूरे जीभ पे प्रेजेंट होता है। आपके अगर पूरे जीभ पे कोई चीज जा रहा है तो वो टेस्टियर, ज्यादा टेस्टी लगेगा, और अगर जीभ पे नहीं गया तो टेस्टी नहीं लगेगा। जैसे बहुत लोग दवाई खाते हैं, दवाई कैसे खाते हैं, कुछ लोग की हैबिट होती है दवाई सामने रख के भी खा लेते हैं। ब्रेव आदमी बचपन से दवाई खा रहा है, पर मेरे जैसा इंसान टैबलेट खाने का, अब मैं तो बचपन से ही, मतलब मुझे भी थोड़ी एक आध दवाई खानी पड़ी, तो दवाई खाने का ना, एक मैंने बड़े लोगों को देखता था, ऐसे दवाई रख लेते थे अंदर और फिर पानी पीते थे। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, ऐसे दवाई पहले रख लेते हैं और फिर पानी पीते हैं। आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड। मेरे को दवाई अगर रख लिया और अगर गलती से भी टेस्ट बर्ड में उसका टेस्ट आ गया, मेरे को वोमिट हो जाता है। मेरा अपना पर्सनल ये बिहेवियर है। आप लोगों में भी कई ऐसे होंगे जिनके साथ ये होता होगा कि आपने अगर टेस्ट जीभ के ऊपर रखा, रखते अगर टेस्ट बर्ड को पता चल गया कि इसका कुछ टेस्ट भी है, जो लिया दिया सब बाहर। तो देयर इज अ सेकेंड वे ऑफ हैविंग मेडिसिन। पता नहीं, जो लोग को ये वाला हैबिट होगा वो तो पता भी नहीं होगा उसको कि दूसरा तरीका भी होता है दवाई खाने का। मैं कैसे दवाई खाता हूं, पहले पानी पी लेता हूं, तो पानी भरा हुआ है, अब आपने यूं टैबलेट को डाला ऐसे और पानी गटक गए, तो वो गटकने के साथ पानी टैबलेट भी चला गया। आपको कभी पता ही नहीं चला क्या गया। क्यों पता नहीं चला क्या गया, रीजन क्या था पता नहीं चलने का, टेस्ट बर्ड में आपने उस मेडिसिन को लगने नहीं दिया। सिंपल लॉजिक यही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक साइड से पान खाते हैं और एक साइड से कुछ भी दूसरा चीज भी खा सकते हैं। हैव यू सीन पीपल लाइक दिस? नहीं। बनारस जाइए कभी या बिहार जाइए कभी, वहां के जो लोग होते हैं, दे हैव दिस एबिलिटी, फ्रॉम वन साइड दे कैन ईट चाट एंड फ्रॉम द अदर साइड उनके अंदर पान रखा होता है। सो मेनी पीपल आर देयर दे कैन डू दिस। एक साइड में पान है और इस साइड से वो कोई भी दूसरी चीज खा सकता है, बिकॉज पान फेंकना उसको महंगा पड़ सकता है। क्यों पान फेंकेगा फिर उसको नया पान खाना पड़ेगा। ऐसे लोग जो दिन भर में 100-150 पान खाते हैं, अब आपके 100-150 पान खाने वाले होते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40-50 खिल्ली पान खाना बनारस के लोगों का या बिहार के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां के लोग खाते हैं, मतलब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरे खुद के ससुर जी, वो दिन भर में 30-35 खिल्ली, 30-35 खिल्ली मतलब 70 पान, 35 मतलब डबल होता है ना, तो 70 पान तो हमारे ससुर जी खा लेते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो भी क्या, एक साइड से पान रखे ना, दूसरी साइड से रोटी चावल वगैरह चल रहा है, ऐसे संभव है। तो आधे टेस्ट बर्ड को पता ही नहीं चला कि रोटी जा रहा है भीतर। आधे टेस्ट बर्ड पान का टेस्ट ले रहा है, आधा टेस्ट बर्ड रोटी चावल दे रहा है। अरे वो प्रैक्टिस से आएगा, आप मत करने लग जाइएगा तो पता चला चिबाते वक्त पान और सब्जी मिक्स हो गई। दे हैव अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, तो डोंट गेट इनटू दिस कि आप भी वो प्रैक्टिस करने लग जाएं। कहने का मतलब ये है कि जब तक जीभ पे सारी चीजें नहीं पहुंच रही है तब तक आपको पता नहीं चलता कि वो टेस्टी है कि नहीं है। गॉट इट? कोई चीज अगर हॉट है तो उसका सरफेस टेंशन कम है, और अगर उसका सरफेस टेंशन कम है तो वो अंदर से उसको खींचने वाले की ताकत कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा,
फैल जाएगा, और फैलेगा तो आपके पूरे जीभ पे फैलेगा, और जब जीभ पे फैलेगा तो वो ज्यादा टेस्टी रहेगा। इसलिए हॉट सूप आपको हमेशा ज्यादा टेस्टी लगती है, और ठंडा सूप आपको उतना टेस्टी नहीं लगता। कभी अब रेस्टोरेंट में जाके आप उसको चेक कीजिएगा। पहला। दूसरा, सेकंड, एक और एग्जांपल मैंने दिया आपको कि वो जो ब्रश हम लोग यूज करते हैं, अगर सोचिएगा तो शायद आप इसको विजुअलाइज भी कर पाए कि कई बार आप ना गर्म पानी में जब आप उस ब्रश को डालते हैं, गर्म पानी में जब आप ब्रश को डालेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम। सरफेस टेंशन अगर कम हो गया, सरफेस टेंशन अगर कम हो गया तो वो फैल जाएगा। तो आप जब ब्रश को अंदर डालेंगे ना तो वो फैल जाता है, जब ब्रश को अंदर डालते हैं तो वो फैल जाता है, और जब आप उसको निकाल रहे होते हैं फिर से वो चपक के निकलता है। ये तो आपने पेंटिंग करते वक्त भी, वाटर पेंट करते वक्त भी देखा होगा कि जब आप अगर एटमॉस्फेयर से आपके पानी का टेम्परेचर ज्यादा है तो आप जब उसको अंदर डाल रहे हैं वो ऐसे खुल जाता है, और जब बाहर निकाल रहे होते हैं वो ऐसे हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा होगा अगर आप ठंडे पानी में डाल दें, ठंडे पानी में वो चपक जाएगा और बाहर निकालेंगे तो खुल जाता है। तो जब अंदर आप डाल रहे हो और वो चपक जाए, यानी आपने ठंडे पानी में अगर डाल दिया है, फिर आपको दूसरे हाथ से उसको ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है ताकि उसका रंग छूटे। याद है? कभी वाटर पेंट करते हुए देखा होगा आपने ये काम। नहीं भी है तो आज जाके करिए घर पे। जिसके पापा के पास अगर वो शेविंग वाला वो ब्रश है तो आप एक गर्म पानी लीजिए, छोटे से एक कटोरी में गर्म पानी लीजिए, छोटे से कटोरी में आप ठंडा पानी लीजिए, एक बार उसको गर्म पानी में निकाल घुसा के बाहर निकालिए एंड सी द रिजल्ट, और सेकंड फिर आप ठंडे पानी में डाल के बाहर निकालिए एंड सी द रिजल्ट, और फिर बताइए मुझे अगले क्लास में कि सही में आपने ऐसा देखा या नहीं। तो ये बेसिक एग्जांपल था फैक्टर जिस टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर में क्या होता है जब कभी भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? घट जाता है। वेयर एज सेकेंड फैक्टर इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी। सेकेंड क्या है? इंप्यूरिटी का ऐड होना। तो आप जब इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, इंप्यूरिटी के मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। क्यों सरफेस टेंशन बढ़ेगा? आप जब किसी चीज को उसमें मिला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? आप डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, और सरफेस टेंशन, तो आप जब कोई इंप्यूरिटी मिलाते हैं वो भी कैसा इंप्यूरिटी मिलाना है? मिक्स वाला। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा इंप्यूरिटी मिला दिया जो मिक्स नहीं कर रहा। ऐसा है ना, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को अगर आप मिला दें, मिक्स नहीं करेगा, फिर उस केस में आपके ये वाला जो लॉजिक है वो काम नहीं करेगा। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जहां पे दोनों चीज आसानी से क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। मिक्स होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो करस्पॉन्डिंगली सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो दो ही फैक्टर आपको याद रखने हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा इंप्यूरिटी। नेक्स्ट, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं सरफेस टेंशन के, वो एप्लीकेशन हम लोगों को समझना चाहिए। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन? तो आप 4-5 एप्लीकेशन है, लिख लीजिए। पहला, रेन ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी। रेन ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी placed on glass plate are spherical. Raindrops and drops of mercury on glass plate are spherical. आपने देखा होगा ग्लास के बाजू बाजू अगर कभी पानी नीचे गिर रहा हो तो वो जब पानी गिर नहीं रहा, अटक गया है, तो वो बाहर से स्फेरिकल शेप का ही होता है। कि आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो कोई दूसरा शेप ले रहा है। रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मिनिमम सरफेस एरिया and maximum volume. Second, hair of shaving brush या painting brush, hair of shaving brush या painting brush when dipped in water spreads out. When dipped in water spreads out and sticks together when taken out. Sticks together when taken out. डन। हो गया? एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको, आप जिससे रिलेट भी कर पाएंगे। तबीयत खराब होता है तो हम लोग वो हल्दी, घी और दूध का मिश्रण, खास करके हमारे जो इंडियन फैमिलीज हैं, ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज, और हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है बुखार को या सर्दी खांसी को दूर करने का, जो हमें कभी भूलना भी नहीं चाहिए। अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों ने ये उपाय यूज़ भी किया होगा। दूध में आपने हल्दी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, पर घी अगर आप मिलाएं
तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज एक पोलर चीज है और एक नॉन पोलर चीज है। एक पोलर और एक नॉन पोलर चीज को आप आसानी से मिला नहीं सकते हैं। लेकिन कभी आपने अगर दूध घी के साथ कंज्यूम किया है तो आपको याद होगा कि वो हमेशा गर्म होता है, ठंडा आप उसे नहीं पी सकते। ठंडे में क्या होगा? दी घी पार्ट विल बी अबव दी मिल्क, वो ऊपर रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, होमोजीनस तो नहीं हो सकता है पर पार्शियल होमोजीनस जैसा अगर बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि घी जब आप मिला रहे हैं, घी को भी गर्मा लीजिए और दूध को भी गर्म कर लीजिए, क्योंकि जब गर्म होगा तो बड़ी आसानी से क्या कर पाएगा? मिल पाएगा। क्योंकि जब टेम्परेचर आपने उसका बढ़ा दिया तो उसका अपना सरफेस टेंशन क्या हो गया? कम, और सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो स्प्रेड हो जाएगा आसानी से। स्प्रेड होगा तो पूरे मिल्क में स्प्रेड हो गया और फिर आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि गर्म दूध में जितनी आसानी से घी मिल सकता है, इतनी आसानी से घी और ठंडे दूध में नहीं मिल सकता। उसका रीजन भी जो है वो क्या है? टेम्परेचर ही है। और ये जो मिश्रण बनता है घी में दूध का, इसका एक नया नाम है जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, अब बता रहा हूं मैं। उसको बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। EMULSION, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सन। याद रखिएगा, घी जब दूध में मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो घी दूध में मिला दें या दूध में घी मिलाएं, दोनों ही इमल्सन है। टाइप ऑफ इमल्सन और पूरा इमल्सन की पढ़ाई हमें पढ़नी है क्लास 12th में, तो वहां पे एक चैप्टर ही है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस केमिस्ट्री। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट वापस से कहां यूज करूंगा मैं? क्लास 12th की केमिस्ट्री में जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर वापस से ये वाला कॉन्सेप्ट। उस टाइम बस याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको एक बार पढ़ाया था क्लास 11th में, जहां पर मैंने बताया था कि दूध और जो आपका घी है उसको आप मिलाते हैं तो वो कब मिलता है? जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है। उसका रीजन है सरफेस टेंशन, और जहां सरफेस टेंशन होगा वहां पे उस सरफेस की अपनी एक एनर्जी होगी जिससे वो उसको क्या कर पा रहा होगा? होल्ड कर पा रहा होगा या उसे स्प्रेड आउट कर पा रहा होगा। गॉट इट? तो थर्ड एग्जांपल लिखें। ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन, ऑयल ड्रॉप spreads on hot water but do not changes its shape, but do not changes its shape। नहीं, ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन हॉट वाटर बट, हॉट वाटर बोल दिया, हॉट मिल्क। ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन हॉट मिल्क बट डू नॉट स्प्रेड इन कोल्ड मिल्क। डन। एक लास्ट और एग्जांपल देता हूं, इससे आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपने बारिश के टाइम पर यू माइट हैव सीन कि जब पानी बह रहा होता है तो उसमें ना इंद्रधनुष टाइप की चीजें बनती हुई दिखाई देती है। जब कभी भी ऑयल इंटरैक्ट्स विथ वाटर, आप उसके ऊपर एक इंद्रधनुष जैसा एक कलरफुल चीज जाता हुआ देखते हैं। खास करके जब मैकेनिक वगैरह के दुकान के बगल से वो पानी बहता है तो वहां पे ये फेनोमेना हमें देखने को मिलता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वहां पे भी सरफेस टेंशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप किसी भी ऑयल ड्रॉप को ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडा पानी मीन्स सरफेस टेंशन ज्यादा कि कम? ठंडा पानी मीन्स टेम्परेचर क्या है? कम है, और टेम्परेचर कम है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा हुआ तो सरफेस टेंशन क्या है वो भी समझिए। ऑयल ड्रॉप बोल रहा हूं तो शायद आपको सरफेस टेंशन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। अब ये मान लीजिए ऑयल है और बाहर चारों साइड वाटर है, तो अंदर और बाहर दोनों साइड एक फोर्स काम कर रहा होगा। वन फोर्स ये इसके लेयर पे काम कर रहा होगा ना। दो अलग अलग केसेस समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इसके सरफेस टेंशन का वैल्यू भी लिखवाऊंगा। एक केस है जहां पे आपने बबल, वो देगा मेला वगैरह में, वो एक ऐसे लिक्विड में डाल के
ऐसे फुक्का मारते हैं तो वहां से कुछ बबल निकलता है। हैव यू सीन दैट बबल? बबल के केस में क्या होता है, अंदर इज ऑल्सो एयर, बाहर इज ऑल्सो एयर, बट द बाउंड्री इज मेड अप ऑफ फिल्म। ये किसी एक दूसरे चीज से बना होता है, ये जो फिल्म है ये किसी और चीज से बनी होती है। तो यहां पे ना दो साइड से वो लगता है, टेंशन लग रहा होता है, अंदर से भी उस लिक्विड पे टेंशन लग रहा है और बाहर से भी उस लिक्विड पे फोर्स लग रहा होता है। वेयर एज जब मैं ऐसी किसी चीज की बात कर रहा हूं जहां पे अंदर पूरा ही क्या है, एक मीडियम से बना हुआ और बाहर एक मीडियम है, फिर यहां पे दो फोर्सेस काम नहीं कर रहे होते, यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा होता है। वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड वाटर इंटरैक्शन। पर यहां पे दो फोर्सेस हैं, अंदर से भी हवा धक्का मार रही होगी और बाहर से भी हवा धक्का मार रही होगी। यही रीजन है कि बबल जो है वो बहुत पतला होता है, हल्का से भी छू दीजिएगा तो फूट जाएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि उसकी जो सरफेस टेंशन है वो काफी कम है, अंदर से भी फोर्स लग रहा है बाहर से भी फोर्स लगता है। वेयरएज यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, पानी इज पुटिंग फोर्स ऑन वाटर। तो वाटर पे पानी, वाटर पे ऑयल, वाटर का जो फोर्स है वो ऑयल के ऊपर लग रहा है। वाटर इज पुटिंग फोर्स ऑन, पानी बोल दिया गलती से, वाटर इज पुटिंग फोर्स ऑन ऑयल। अब जब ये ऑयल के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एक ही टाइप का फोर्स लग रहा है, दो फोर्सेस नहीं है। वेयरएज इसकी केस में दे रहा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो उन दोनों का वैल्यू क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूं आपको। फिलहाल अभी आप देखिए कि जब हम ठंडे पानी में इसको स्प्रेड करेंगे तो इस पर्टिकुलर पानी का इसके ऊपर क्या प्रभाव होगा। पानी अगर ठंडा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो इसको स्प्रेड होने दिया जाएगा या नहीं स्प्रेड होने दिया जाएगा, नहीं स्प्रेड होने दिया जाएगा। वेयर एज अगर ये गर्म पानी है, गर्म पानी होगा तो बाहर का सरफेस टेंशन, टेम्परेचर ज्यादा हो तो सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम तो ये बड़ी आसानी से क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये भी एक लॉजिक है। ये पानी है, अंदर ऑयल के रिस्पेक्ट में बात करें, ऑयल के केस में अगर ये ऑयल पानी के रिस्पेक्ट में ठंडा है, ऑयल इज कोल्डर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो अब इसके सरफेस टेंशन क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इसका सरफेस टेंशन कम, अंदर का सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है तो इसका सरफेस टेंशन कम, और सरफेस टेंशन कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑयल एंड वाटर के बीच का टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, यहां पे दो केस बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। वंस आई एम सेइंग कि वाटर इज कोल्डर देन ऑयल, इसी का एक और मतलब ये भी तो है कि ऑयल इज हॉटर देन वाटर। ये क्लियर है? मुझे पानी के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है क्योंकि पानी तो चारों तरफ है, मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ऑयल के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ऑयल हैज टू स्प्रेड और ऑयल हैज टू रिमेन इन द शेप ऑफ दैट। तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा ऑयल इज हॉटर देन वाटर, ऑयल अगर गर्म है, ऑयल अगर गर्म होगा तो सेकंड क्या है, इसका सरफेस टेंशन कम, और अगर इसका सरफेस टेंशन कम है तो क्या कर जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अगर इसका उल्टा बोला जाए कि ऑयल अगर ठंडा हो गया पानी से देन सरफेस टेंशन ज्यादा, और सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो ये समेटा हुआ रहेगा। क्लियर है? तो जिसके भी रिस्पेक्ट में बात करें ये आंसर आप दे लेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा। चलिए, तो ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल जो हमने दिया है वही सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। अब सरफेस एनर्जी करके कॉन्सेप्ट होता है, राइट, सरफेस एनर्जी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी, उसकी परिभाषा देखते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया, जो बात मैंने आपको सबसे पहली लाइन लिखवाई थी, फुल स्टॉप। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड वर्क हैज टू बी डन। तो अगर मान लीजिए आपको उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा कैसे, एनर्जी दीजिएगा नहीं तो वो फैलेगा कैसे, तो एनर्जी देना पड़ेगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सरफेस ऑफ फिल्म ऑफ द लिक्विड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो आपने काम किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वही किसमें कन्वर्ट होकर रह जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म कन्वर्ट होकर रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस
net downward force to bring the molecule from interior of the liquid to the free surface. देख पा रहे हैं आपने? तो some work is required to be done. तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा और जो आप काम करेंगे वही सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, और सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो आपने काम किया है वो काम किस फॉर्म में उस पर्टिकुलर सरफेस में स्टोर होकर रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. दैट सेम पोटेंशियल एनर्जी which is stored in the surface of a particular liquid का film is called as surface energy. और वो एनर्जी आपने कैसे दिया? By doing some work on it. आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ काम कर रहे हो. काम करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गए. इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बढ़े हुए हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन कहता है कि सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम. पर आप कह रहे नहीं, मिनिमम ना रहे. तो मिनिमम नहीं रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना होगा सो दैट कि उसका एरिया बढ़ जाए. एरिया अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये तो ऐसे आप तभी रख सकते हैं ना बढ़ा के, जब तक आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि छोड़िएगा तो इसकी खुद की क्या टेंडेंसी है? ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा. नेचुरल टेंडेंसी तो यही है ना कि सरफेस एरिया मिनिमाइज होना चाहिए. पर अगर आप चाहते हैं कि इसका मिनिमम सरफेस एरिया ना हो, मैं सरफेस एरिया को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो आपको कुछ काम करना होगा. और जब आप इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ काम करेंगे तो वो जो आपने काम किया है वही ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर होगा. एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली नोन एज सरफेस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड. समझ में आया? 3 बातें 3 लाइन में कंक्लूड कर रहा हूं. पहला, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि एरिया मिनिमम होना चाहिए. अगर मैं चाहता हूं कि एरिया को बढ़ाया जाए तो इसको कुछ फोर्स लगा के ना ऐसे खोल के रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ओरिजिनल टेंडेंसी है कि मैं सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सरफेस एरिया कुछ बढ़ जाए तो आपको कुछ परमानेंटली कुछ काम करते रहना होगा, कुछ एनर्जी दीजिएगा तभी ना ये बढ़ा रहेगा. अब अगर ये बढ़ गया है तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया. सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो कुछ काम किए तभी ना सरफेस एरिया इंक्रीज किया, और एल्स इसका तो टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया में रहने का. तो अगर आपने उसके सरफेस एरिया को बढ़ाया है, मींस यू हैव डन सम वर्क. दैट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपने जो काम किया वो इस सरफेस में कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली नोन एज सरफेस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड. ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. कहां पर? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक पॉजिटिव चार्ज को खींच कर लाते हैं, याद है? तो पोटेंशियल का परिभाषा क्या था? व्हाट इज पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ अ फील्ड. दैट पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वर्क डन, पोटेंशियल. तो आप जब उसको खींच कर ला रहे थे तो आप वर्क कर रहे थे, जबरदस्ती ला रहे थे. क्यों? ये भी पॉजिटिव था और वो भी पॉजिटिव था, आप जबरदस्ती खींच के ला रहे थे. आपने जो काम किया वही काम किसमें कन्वर्ट होके बना हुआ है? पोटेंशियल होके स्टोर हुआ है. आप जैसे ही उसको छोड़िएगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी? मिनिमम पोटेंशियल की ओर जाने की. किसी भी चीज को आप मतलब उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आप उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पास दे दें. आप ही के ऊपर एग्जांपल लेते हैं. आपका इंस्टीट्यूट आना 2 हो सकता है. एक, आप खुद से आए, आप जाएंगे तो सर से कुछ सीखने को मिलेगा. सेकंड, गार्जियन लात मार के भेज रहा है, पेमेंट किया हुआ है, जाओ बाबू जाके पढ़ो. आप कह रहे नहीं, पर उधर से लात मार के आपको भेजा जा रहा है, जाओ पढ़ो. जैसे अभी आप शशांक नहीं, अच्छा आप खाना नहीं खाते इसलिए लात पड़ा आपको. अच्छा, यहाँ आने के लिए तो नहीं ना कि अच्छा खाना छोड़ के आप यहाँ आ रहे थे पढ़ने के लिए, इसलिए परेशानी हो गई. अच्छा, मतलब लाइक आई वाज द रीजन फॉर योर. तो अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस दिन मान लिया आपको बहुत सर दर्द दे रहा है, कई बार ऐसा होता है, उस दिन आपकी पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरी आवाज आपको कौवे से भी ज्यादा बेकार लग रही है. जिस दिन आपकी तबीयत खराब रहती है उस दिन ऐसे ही होता होगा. आप सोच रहे हैं हे भगवान कब ये 1 घंटा पूरा हो और मैं जाऊं और सोऊं या मेडिसिन खाऊं, जो भी. ऐसे कभी कभी भी होता है. हर दिन तो आप एक एनर्जी के साथ एक उसके साथ नहीं आते. तो आपका आज आए हैं
तो आप अपनी इच्छा से आए तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बिकॉज आपको कोई जबरदस्ती नहीं लेके आया। पर जिस दिन आपकी तबीयत खराब है और आप मम्मी से कह भी रहे हैं आज नहीं है बहुत, फिर भी मम्मी ने कहा नहीं जाओ, आप आ तो गए, तो आपने बाई फोर्स आए। जैसे ही आप यहां से छूटेंगे आपकी टेंडेंसी क्या होगी, तुरंत दौड़ के घर पहुंचने की, जो स्नेहा के साथ जनरली होता रहता है। नहीं तो ये जो आपने जबरदस्ती आप क्लास करने आए, दैट वॉज द स्टेट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी। अगर वहां से आपको छोड़ दिया जाए तो आप कहां चले जाएंगे, वहां। अब वो जो आप यहां वहां से यहां आए हैं, ये कोई ना कोई वर्कडन की वजह से तो आए। वर्कडन कौन कर रहा है, आपके पापा या मम्मी की आवाज उठाने में या मार के भेजने में, यहां तक आप आ गए। पर अब आप इंतजार में हैं कि कब ये एक्सटर्नल वर्कडन खत्म हो। खत्म होने का एक ही उपाय कि 1 घंटा या 1.5 घंटा जिसकी भी क्लास है वो खत्म हो जाए, फिर आपकी टेंडेंसी वहीं जाने की है। तो ये जो आपने वर्क किया वही नहीं, ये पोटेंशियल हो गया। आप भरे बैठे हैं, साला कब क्लास खत्म हो मैं जाऊं। आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बढ़ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे, खास करके छोटे बच्चों के केस में ऐसा होता है, स्कूल या ट्यूशन जाने के केस में आपको बहुत सारे प्रलोभन देने होते हैं, कई बार मारना भी पड़ता है। वो कह रहा है मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा, आप कह रहे हैं दे 2 थप्पड़। वो याद होगा छोटे में तो ऐसा होता ही रहता है। तो जब कभी भी आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हैं और आपको वहां से अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, ऑब्वियसली वर्क हैज टू बी डन। वर्क डन होगा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से आप कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। वही पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज सरफेस के केस में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के केस में पोटेंशियल जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते थे, और तमाम तरह हर जगह भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। ग्रेविटी के केस में होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते, हर जगह ये कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। बस चूंकि यहां सरफेस फेनोमेना से रिलेटेड था इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसकी वो फॉर्मूला लिख लीजिए, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लिख लें, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, वर्क डन in increasing the surface area by increase in surface area. Increasing surface area is delta A, work done is W, and potential energy या surface energy is equal to work done in increasing the surface area by increase in surface area. अब उसके बेसिस पर आपको सरफेस एनर्जी, जब हम लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिराइव कर रहे हैं, तो सरफेस एनर्जी कैसे डिराइव की जा सकती है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने ना ये एक इस तरह का फिल्म ले लिया, इस तरह का आपने एक फिल्म ले लिया है, ये आपका फिल्म है। फिल्म मतलब जिसके ऊपर ये सरफेस, जिसके ऊपर ये एनर्जी लग रही है। अब इस पर्टिकुलर केस में जब आपका जो एनर्जी है वो, ये जो फिल्म है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। इसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है अंदर की ओर F डैश, एक फोर्स काम कर रहा है बाहर की ओर F। दिस लेंथ इज L एंड ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए या तो अंदर नहीं तो बाहर मूव करेगा, और जितना इसने मूव किया अगर उसे मैं क्या मानता हूं, Z मानता हूं, तो हाँ यहां से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। डेरिवेशन पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है, पर अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो भी वेरी गुड, पर ये डेरिवेशन आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर वो जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऑयल एंड वाटर का केस और बबल का केस, वो आपको समझ में आएगा। तो जब कभी भी आप इस तरह का एक सिचुएशन देख रहे हैं जहां पर एक सोप का फिल्म आपने इस फ्रेम में लिया हुआ है, तो ये जो सोप का फिल्म है ये तो या तो लंबा होगा नहीं तो अंदर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन की सरफेस टेंशन किधर ज्यादा है। मैं अगर बोलूं कि नहीं सरफेस टेंशन उस तरफ ज्यादा है, तो ये उसको क्या करेगा, बड़ा करेगा, और बड़ा करेगा तो सरफेस टेंशन जो होगा
सरफेस टेंशन जो होगा उस सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ डैश, और लेंथ कितना इंक्रीज कर गया यहां पर? एल लेंथ इंक्रीज किया है या 2L लेंथ इंक्रीज किया है? ये सोच के बताइए। एल लेंथ इंक्रीज किया है या 2L लेंथ इंक्रीज किया है? व्हाट इज द लेंथ विच हैज इंक्रीज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस? फिल्म बड़ा हो रहा है, बड़ा होगा तो इधर से भी इधर से भी, तो टोटल जो लंबाई इसकी बढ़ गई वो कितनी हो गई? 2L बढ़ गई। तो ये हो जाएगा F इंटू 2L, दैट इज, ये सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, F डैश इज दी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, द फोर्स जो कि टेंशन क्रिएट कर रहा है, और लेंथ इज दोनों साइड से बढ़ा इसलिए 2L। वाई 2L, फिल्म जब हम लोग ले रहे हैं इसके कितने सरफेस हैं? एक ये और एक ये, दो सरफेस हैं। तो जब कभी भी आप फिल्म लेंगे तो चूंकि उसके दो सरफेस आप ले रहे हैं तो एक सरफेस पर भी एफ डैश लग रहा होगा, दूसरे सरफेस पे भी लग रहा होगा। ये मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है, सॉरी, डिवाइड होगा। फोर्स बाई लेंथ है ना, फोर्स बाई 2L। यहां तक कोई डाउट? अब वर्क डन क्या होगा इसके वजह से? तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू डिस्टेंस, या फोर्स का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क आपने कितना, सरफेस टेंशन कितना था? एफ डैश बाई 2L इंटू डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? Z। ये लॉजिक क्लियर है यहां पे? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मेरे ख्याल से कुछ लोगों का चेहरा देख के अजीब अजीब मुझे लग रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ क्या? ये वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ क्या? ये जो सरफेस टेंशन है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स जो लेंथ एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर लग रहा है। चूंकि मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, एक फ्रेम है जो कि फिल्म के फॉर्म में, मतलब इसको कैसे मैं बताऊं, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर आपने एक सरफेस ले लिया, तो उस सरफेस पर किसी तरीके से आपने उसको ऐसा जमीन के अंदर घुसाया, मतलब वो सर्फ वाले घोल में घुसाया और बाहर निकाल लिया, तो उसके ऊपर एक फिल्म लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, सर्फ का या सोप का। अब इसके ऊपर दो सरफेस हैं, एक सरफेस इस तरफ और एक सरफेस इस तरफ, तो दो सरफेस की वजह से जो लेंथ में इंक्रीज आएगा वो 2L टाइम्स इंक्रीज करेगा। ये लॉजिक क्लियर है? तो फोर्स कितना था? आपने एफ डैश फोर्स लगाया और लेंथ कितना हो गया? 2L। अब जरा ध्यान से देखिए, फोर्स यहां से क्या निकल के आएगा? फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के बराबर। इस जगह पे अगर मैं बोलूं सरफेस टेंशन के S, लेंथ क्या हो गया? 2L। ये फोर्स के बराबर हुआ नहीं हुआ? क्लियर? अब मुझे बताइए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे कैन आई राइट S इंटू 2L? S इंटू 2L लिख सकते हैं, इंटू डिस्टेंस की जगह पे कैन आई राइट Z? तो ये टोटल क्या हो गया? W इज इक्वल टू 2SLZ। हुआ नहीं हुआ? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया बाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मुझे बताइए व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया? LZ है क्या? LZ या 2LZ? सोच के बताइए, LZ है या 2LZ है? आगे से एरिया कितना आ रहा है? L इंटू Z, और पीछे से एरिया कितना आएगा? L इंटू Z। तो उसने इंक्रीज इन एरिया क्या कर दिया? LZ, LZ, 2LZ। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन है 2 इंटू S इंटू L इंटू Z बाई 2LZ। Z से Z कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सरफेस एरिया की वैल्यू किसके बराबर हो गई? सरफेस टेंशन के बराबर। तो एक फिल्म जिसमें दो साइड हैं उसका सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है? S के बराबर होता है। गॉट इट? इसी के बेसिस पर आपको वो कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाह रहा था, कौन सा वाला, वो फिल्म वाला, और वो नहीं बोला था कि एक फिल्म के ऊपर और एक बबल के ऊपर, एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर और एक बबल के ऊपर, वो हम लोग देखते हैं।
उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, दैट इज एक्सेस प्रेशर। हेडिंग डालें एक्सेस प्रेशर। तो ये सरफेस एनर्जी समझ में आ गया। अभी हेडिंग डालें एक्सेस प्रेशर। अब देखें एक्सेस प्रेशर क्या है, डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अ ड्रॉप और अ बबल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रॉप, ड्रॉप मतलब अंदर पूरा पानी है, बाहर कोई दूसरा मीडियम है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बबल, इट मींस अंदर भी कुछ है, बाहर भी कुछ है, और सिर्फ एक लेयर है उन दोनों के बीच में। व्हेन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन अ ड्रॉप और बबल ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो कंप्रेसेस द मैटर एनक्लोज्ड। तो चूंकि सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है वो सरफेस एरिया को क्या कर देता है, मिनिमम कर देता है, तो वो चारों तरफ से उसको क्या करेगा, अंदर की ओर कंप्रेस करने की कोशिश करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इन टर्न इंक्रीजेस द इंटरनल प्रेशर। इसकी वजह से क्या कर गया, अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विच प्रिवेंट्स फर्दर कॉन्ट्रैक्शन एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो एक लिमिट तक ही उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फर्दर उसके कॉन्ट्रैक्शन संभव नहीं है। डन, आगे समझें, आगे देखें। सो इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर इनसाइड द बबल और ड्रॉप इज ग्रेटर देन आउटसाइड एंड द डिफरेंस इन प्रेशर इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जिसमें जो डिफरेंस आ गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर का नाम बोलते हैं। यह क्लियर हुआ। एक्सेस प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर मतलब जब कभी भी सरफेस टेंशन किसी फिल्म में लगेगा तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। मिनिमम कर तो लेगा पर एक लिमिट तक ही मिनिमम कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब वो उसको कम कर रहा होगा, जब वो उसको रिड्यूस कर रहा होगा, तो एक लिमिट आने के बाद अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाना है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस टाइम पे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में जो डिफरेंस इन प्रेशर है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर का डिफरेंस इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर। और आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या वैल्यू है फॉर फिल्म एज वेल एज फॉर ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ड्रॉप ऑफ लिक्विड के लिए एक्सेस प्रेशर कितना होता है और फिल्म के लिए या बबल के लिए एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया। अब मुझे बताइए प्रेशर का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मतलब यहां पर जो हम फोर्स बात कर रहे हैं वो सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, यानी सरफेस टेंशन से हम फोर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुझे बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो ड्रॉप के लिए सरफेस टेंशन एस लेंगे, क्योंकि वहां पे कितने सरफेस हैं, एक ही सरफेस है। पर जब कभी भी हम फिल्म की बात करेंगे तो वहां सरफेस टेंशन एस लेंगे, 2s लेंगे, 2s लेंगे। यही बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखिए। एक्सेस, दो लाइनें बस वहां लिख लीजिए। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, excess pressure inside a liquid drop is equal to 2s by r, 2s by r। सेकेंड एक लाइन लिखें, excess pressure inside the soap bubble, excess pressure inside the soap bubble is equal to 4s by r, twice of this। Why it is twice of this? Because यहां पे कितने सरफेस हैं, दो सरफेस है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। और वो आपको कहां मिलेगा पता है, बबल इन एयर एंड बबल इन लिक्विड, वो सब देख रहे हैं। बगल में आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4, उसके अंदर आपको ये समझ में आएगा। लास्ट एक नहीं, दो कॉन्सेप्ट है, एक है एंगल ऑफ कांटेक्ट और दूसरा है कैपिलैरिटी। बस ये दो कॉन्सेप्ट सीख लिए तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला वैल्यू पता होना जरूरी है। कौन सा वैल्यू? मैंने जो बताया ना, एक्सेस प्रेशर इन फ्लूइड एंड एक्सेस, वो ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर आप कितना लेते हैं और वो बबल में आप कितना लेते हैं। हेडिंग है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। ये वाला आपने अगर लैब कभी गए होंगे बाई चांस, पता नहीं गए हैं कि नहीं, आप तो कोरोना बैच हैं तो लैब जाने का मौका शायद नहीं मिला होगा 11th-12th में, पर अगर आप टेस्ट ट्यूब में कभी लिक्विड्स को ठीक से देखें तो यू फाइंड 3 टाइप्स ऑफ सिनेरियो व्हेन यू आर लुकिंग इनटू अ टेस्ट ट्यूब। व्हाट आर दी सिनेरियोज? एक सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे लिक्विड कुछ ऐसे आपको दिखाई देती है। अगर आप टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखें, यू विल फाइंड अ सिनेरियो इन विच टेस्ट ट्यूब में जो आपका लिक्विड है वो कुछ ऐसा होगा। एक केस ऐसा होता है जहां पे लिक्विड आपका ऐसा होता है, और एक केस ऐसा होता है जहां पे जो आपका लिक्विड है वो ऐसा होता है। ये 3 तरह के हम सिनेरियोज लैबोरेटरीज में देखते हैं। आपने भी इसमें से 2 तो पक्का देख रखा होगा। कहां पर देखा होगा मैं बताता हूं। कभी आपने थर्मोमीटर जो पुराना वाला होता था, अब तो डिजिटल आ गया, जिसमें मर्क्यूरी अंदर भरी होती थी, उसको कभी आपने ध्यान से देखा है? जो एक लाइन अंदर होती थी जिसको हम ऐसे करके चेक करते, वो चमकता था, और चमकने वाला वो लाइन से पता करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। वो वाले थर्मोमीटर को जो आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो कर्वेचर है वो एक अलग तरीके से बनता है। और ग्लास में अगर आप पानी ब्रिम तक भर दें, ब्रिम तक, तो उसके ऊपर जो कर्वेचर बनेगा वो दूसरे तरीके का बनता है। पानी जब ब्रिम तक भरा होता है वो ऊपर की ओर बना होता है, तो जहां पे ये ऊपर की ओर बना होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मेनिस्कस। एक को बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस और एक को बोलते हैं प्लेन मेनिस्कस। कनकेव मेनिस्कस कब बनता है? जब लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, यानी लिक्विड कब सॉलिड सरफेस को भिगा दे। लिक्विड सॉलिड सरफेस को भिगा दे का क्या मतलब है? लिक्विड और जो ये सॉलिड है जिससे ये बना हुआ है, ये इसको वेट कर दे। वेट कर दे मतलब इसका जो सरफेस टेंशन है, जो इसके बॉडी का जो सरफेस टेंशन है, वो इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी ओर। अगर ये इसको खींचेगा तो इसके मेनिस्कस कैसे बनेंगे? नीचे की ओर बनेंगे। यानी जब ये लिक्विड इसको भिगा पाएगा, जब ये लिक्विड इसको भिगा पाएगा, तब तक ये मेनिस्कस कैसा बनने वाला है? कनकेव। जब ये लिक्विड इसको नहीं भिगा पा रहा है, तब इसका मेनिस्कस कैसा है? कन्वेक्स है। बेस्ट एग्जांपल है लोटस का पत्ता। लोटस के पत्ते में अगर आप पानी डाल दें, वो उसको कभी भी नहीं भिगा पाता है। अगर नहीं भिगा पाएगा तो लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से हमेशा उसका मेनिस्कस कैसा बनता है? कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। तो अगर कोई किसी को वेट कर पा रहा है, यानी भिगा पा रहा है, तो ये मेनिस्कस बनता है। अगर ये इसे वेट नहीं कर पा रहा है तो ये मेनिस्कस बनता है। और प्लेन मेनिस्कस तब बनता है जब लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। दोनों ही केस में ये इसको भिगा नहीं रहा है, पर इस केस में इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो ये प्लेन ना रह के क्या हो जा रहा है? उठ जा रहा है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की परिभाषा को देखें। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टैंजेंट्स ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन अ लिक्विड and the solid is defined as the angle enclosed between the tangent of the liquid surface. Tangent of the liquid surface, ये अगर मेरा लिक्विड है, इस लिक्विड की टेंजेंट क्या होगा? इस लिक्विड सरफेस का टेंजेंट क्या होगा? यहां। इस लिक्विड का टेंजेंट कहां होगा? यहां। इसको अंदर की ओर बना लेता हूं। और इस लिक्विड का टेंजेंट कहां होगा? यहां। These are the tangents to the liquid surface enclosed between the tangent to the liquid surface and the solid surface inside the liquid. Solid surface inside the liquid. Solid surface inside the liquid. ये थीटा, solid surface inside the liquid. ये थीटा, solid surface inside the liquid. ये थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। जब ये थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, आई एम कॉलिंग इट एज concave meniscus. When this theta is equal to 90 degree,
आई एम कॉलिंग इट एज प्लेन मेनिस्कस, एंड द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, आई एम कॉलिंग इट एज कन्वेक्स मेनिस्कस। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है लिक्विड के सरफेस से टैंजेंट बनाइए और सॉलिड का इनसाइड द लिक्विड जो सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर कनकेव बन रहा है इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये सॉलिड को क्या कर पा रहा है, भिगा पा रहा है। हम लोग किसी चीज को, किसी सॉलिड को लिक्विड से तभी धो सकते हैं जब वो उसको भिगा रहा होगा। आप लोग जो प्लेट खाना खाते हैं अगर वो पानी से ना भीगने वाला होता तो क्या हमसे धो पाते? हम इसे नहीं धो पाते। दिक्कत मुझे इसलिए हो रही है आपको समझाने में कि मेरे पास ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है जहां पे आप पानी से उस सॉलिड को भिगा नहीं पा रहे हैं। वो लोटस वाला एक ही एग्जांपल मुझे है जहां पे आप उसको भिगा नहीं सकते। आप लोटस के लीफ को पानी से नहीं भिगा सकते। आप उसके ऊपर पानी डालिए वो ढुलक जाएगा, वो भीगेगा नहीं। पर आप प्लेट जो हम लोग जिसमें खाना खाते हैं उसके ऊपर पानी डालेंगे वो उसको भिगा देगा, आपको फिर उसको पोंछना पड़ता है। पर आप अगर लोटस के लीफ पे पानी डालेंगे वो ढुलक जाएगा, आपको उसको पोंछना नहीं पड़ेगा, वो सूखा का सूखा ही है। क्लियर हुआ? तो जहां कहीं भी ये लिक्विड इस सॉलिड को भिगा पाएगा वहां पे एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मेनिस्कस। जहां पर ये लिक्विड इसको भिगा नहीं पाएगा वहां पे एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड इसको आप क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मेनिस्कस। यहां पर भी एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, ये भी यहां पे नहीं भिगा पाता, यानी ये भी नहीं भिगा पा रहा है, ये भी नहीं भिगा पा रहा है, भिगा सिर्फ यही पा रहा है। और इसके एंगल जहां पे 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा है उनके केस में ये लिक्विड इस सॉलिड को भिगा नहीं पाता है और इसमें प्लेन मेनिस्कस या कनकेव मेनिस्कस बनता है, कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। वेयरएज इसके केस में जहां पे लिक्विड आपके उस पर्टिकुलर सॉलिड को भिगा पाता है वहां पे आप, अब इसका एग्जांपल ज्यादातर हम लोग कहां देखते हैं? लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरी में कई तरह के लिक्विड होते हैं, पानी डालेंगे तो वो उसको भिगा लेगा टेस्ट ट्यूब को। अगर पानी टेस्ट ट्यूब को भिगा पा रहा है तो आप कैसा शेप देखेंगे? अंदर ऐसा शेप देखेंगे। पर कई बार हम ऐसा एसिड का कुछ मिश्रण लेते हैं जो वो उसको नहीं भिगा पाता, यानी यहां आपने टेस्ट ट्यूब ऐसे पलट दिया तो अंदर कुछ भी ड्रॉप बचा नहीं, पूरा का पूरा बाहर आ गया। समझ रहे? अगर भिगा नहीं पा रहा है मतलब स्लाइड कर जाएगा, स्लाइड करेगा मतलब आपने ऐसा पलटा तो पूरा निकल गया, एक ड्रॉप भी अंदर रहा नहीं। वेरस पानी से अगर आप डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉप अंदर रह जाएगा, क्योंकि भिगाना मतलब वो उसमें रह जाना है कुछ। पर दूसरा केस है जहां पे वो कुछ भी नहीं बच रहा है। वैसे लिक्विड के केस में जो मेनिस्कस बनने वाला है वो कैसा? ऐसा। और उसी का एक उदाहरण है Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी टेस्ट ट्यूब को भिगा नहीं पाता है और यही रीजन है कि वो मर्क्यूरी का टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपेंशन होता है तो वो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। कभी देखा ऐसा सट गया उसके अंदर दीवार में? मर्क्यूरी कभी दीवार में सटा रह गया? आप वो जो थर्मोमीटर देखते हैं उसके अंदर कभी देखा मर्क्यूरी दीवार में सट गया? नहीं, आधी मर्क्यूरी नीचे आई, थोड़ी ऊपर ही बच गई, कभी नहीं होगा। वो हमेशा ऐसा ऊपर जाता है और ऐसे ही नीचे आ जाता है, क्योंकि वो दीवार में चपक नहीं सकता। दीवार में नहीं चपकेगा तो वहां शेप कैसा देखने को मिलेगा? कन्वेक्स शेप देखने को मिलेगा। ये भी कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, लिक्विड टू लिक्विड वैरी करता है। मुझे जो एग्जांपल ध्यान है मर्क्यूरी एंड वाटर का, ये वाला केस भी होता है, पर यहां पे भी वो चपक नहीं रहा, बस ये ध्यान रखना है। व्हाट इट? एंड द लास्ट इज कैपिलैरिटी। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिलैरिटी? तो द टर्म कैपिला मीन्स हेयर which is Latin word. A tube of very fine hair-like bore is called as capillary tube. Capillary tube का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। आपने बैरोमीटर या मोनोमीटर एज ए डिवाइस देखा है? याद है जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में, तो मैंने इस तरह का एक बैरोमीटर और मैनोमीटर डिवाइस आपको दिखाया था, जहां पे इस तरह से एक हमने यूं डाला था। और अभी प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस पढ़े थे ना, तो यहां पे आपने डाल दिया मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी मैंने कहा था कि जितना प्रेशर यहां होगा करस्पॉन्डिंगली यहां पे राइज इन लिक्विड आएगा, बताए थे ये सब। और ये राइज इन लिक्विड जो गया है तो यहां का जो टॉप सरफेस है वो देखने में कैसा होगा? ये देखने में कैसा होगा? ये क्या है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इसको भिगाता है? नहीं भिगाता टेस्ट ट्यूब को? नहीं भिगाता। तो इसका मेनिस्कस कैसा होगा? कन्वेक्स मेनिस्कस होगा। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में लिक्विड का राइज होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज
कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मींस कि जब कभी भी देयर इज अ प्रेशर का डिफरेंस, द लिक्विड इनसाइड दिस राइजेस, और ये ऊपर तभी उठता है जब आइदर वो उसको भिगा पाता है या फिर उसको नहीं भिगा पाता है। हम लोग मर्क्यूरी के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने एक रीजन ये बताया था कि अगर आप पानी के साथ करेंगे तो आपको लगभग 10.5 या 12 मीटर का आपको टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। ये एक कारण था। दूसरा कारण है कि पानी इसके अंदर चपक सकता है, जिससे जो पहली बार आपने किया तो कुछ पानी वहां से चपक गया, फिर उसको नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से फूकना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। पर ये क्या होगा, जितना ऊपर गया करस्पॉन्डिंगली उतना ही नीचे आ गया। बात समझ में आ गई? इसलिए हम लोग मर्क्यूरी वहां पर यूज करते हैं। कैपिलैरिटी, इफ अ ट्यूब इज वेरी नैरो बोर called capillarity is dipped in a liquid, it is found that the liquid in the capillary either ascends or descends relative to the surrounding liquid. This phenomena is called as capillarity. तो या तो ये ऐसा बनाएगा और नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है कि एक ऐसा कर्वेचर बनाएगा, ऐसा कर्वेचर। अगर ऐसा बनाया तो इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, पानी, और ऐसा बनाया तो हमने इसके अंदर क्या ले रखा है, या तो Hg ले रखे हैं नहीं तो सिल्वर Ag ले रखे हैं। समझ में आ गया? इस हिसाब से कैपिलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको समझ में आ गया। तो कुल मिला के आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को वेरी करते हैं। टेम्परेचर इज अ फैक्टर एंड इंप्यूरिटी इज अ फैक्टर। टेम्परेचर के बेसिस पर मैंने एक आध एग्जांपल बताए, इंप्यूरिटी के बेसिस पे एक आध एग्जांपल बताए। उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी समझाया, सरफेस एनर्जी का हमने डेरिवेशन किया। डेरिवेशन करने के बाद मैंने आपको फिल्म और बबल में, वो लिक्विड का ड्रॉप और बबल में व्हाट इज दी प्रेशर का एक्सेस प्रेशर क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट देखा, और उस एक्सेस प्रेशर के बेसिस पे हमने वहां पे कितना एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला लिखा। तो आपको ड्रॉप के केस में लिखवाया था 2s/r, where r is the radius of that particular drop, एंड फिल्म के केस में क्या लिखाया 4s/r, ये एक्सेस प्रेशर। उसके बाद हमने देखा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, लिक्विड के ऊपर जो टैंजेंट बनाया जाए, यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो टैंजेंट बनाया जाए और सॉलिड का जो इनसाइड द लिक्विड का सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वेटिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई लिक्विड किसी दूसरे सॉलिड को भिगा पा रही है या नहीं भिगा पा रही है। अगर वो उसको भिगा पा रही है तो अंदर कैसा बनेगा, कनकेव मेनिस्कस बनेगा। अगर नहीं भिगा पा रही है तो कनकेव या प्लेन एंगल 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 या इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज कैपिलैरिटी। किसी भी एक इस तरह के कंटेनर में जहां पर आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो ये जो लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ रहा है, या तो ये असेंड करता है नहीं तो डिसेंड करता है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रॉपर्टी इनसाइड अ कैपिलर, कैपिलैरिटी मतलब वो नैरो लाइक ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। डन? कोई दिक्कत? बस एक लास्ट फॉर्मूला लिख लें, height of rise in liquid in capillarity is equal to, height of rise in liquid in capillarity is equal to 2s, h is equal to 2s cos theta by rho rg, 2s cos theta by rho rg. s is what, surface energy, cos theta is angle of that particular this, rho is the density of liquid, r is the radius and g is gravity. तो हाइट ऑफ कैपिलैरिटी मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। डन? हो गया? इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।